सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले MTAR टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के IPO के बारे में। वीडियो हम टोटल डिस्कस करेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में, कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में। एंड एट द एंड हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या आपको इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं अप्लाई करना चाहिए। सारी चीज़ों को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर मैं आपको ये बोलूँ कोई ऐसी भी कंपनी है जो DRDO एंड इसरो को प्रोडक्ट सप्लाई करता है, तो आपको सुन के ये लगेगा कि वाह क्या शानदार कंपनी है कि अगर ये इसरो और DRDO जैसे कंपनीज को प्रोडक्ट सप्लाई करता है तो ये कंपनी वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी होगी। बट क्या इतना ही रीज़न काफ़ी है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए? MTAR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक लीडिंग प्रिसिशन इंजीनियरिंग सोल्यूशन प्रोवाइडिंग कंपनी है जो कि क्रिटिकल प्रिसिशन कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करती है और उन्हें असेंबल करने का भी काम करती है। और ये नॉर्मली हाई नेशनल इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को सर्व करती है थ्रू देयर प्रिसिशन मशीनिंग, असेंबलिंग, टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड फैब्रिकेशन। एंड इनके कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स भी है जैसे कि क्लीन एनर्जी सेक्टर, न्यूक्लियर स्पेस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर एंड एरोस्पेस सेक्टर। ये सुन के तो आपको यही लग रहा है कि आज के टाइम पे ये कंपनी बहुत सारे अच्छे एक्टिविटीज में शामिल है। इस कंपनी का गठन हुआ था 1999 में एंड जैसे हमने कहा ये कंपनी अपनी ऑफरिंग्स बहुत ही हाई नेशनल प्रोजेक्ट्स में देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इनके कस्टमर है क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, जिन्हें ये पावर यूनिट्स, हॉट बॉक्सेस, हाइड्रोजन बॉक्सेस जैसे प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हैं। और तो और इनका कंपनी के साथ 9 साल से भी ज्यादा का एसोसिएशन है। इसी के साथ साथ ये न्यूक्लियर सेक्टर को भी पिछले कई सालों से सर्व करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ 16 ईयर का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ है, जिन्हें वो फ्यूल मशीनिंग हेड, ड्राइव मैकेनिज्म्स, ब्रिज, कूलेंट चैनल असेंबल्स और हेवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी सप्लाई करते हैं। इवन ये स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में भी इसरो या फिर DRDO उनके नेशनल प्रोग्राम्स के लिए बहुत सारे क्रिटिकल असेंबलीज एंड कंपोनेंट्स भी सप्लाई करते हैं एंड इनको ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी डिलीवर करते हैं। जैसे इसरो को ये लिक्विड प्रोपल्शन इंजन, टर्बो पंप्स एंड ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं जिसे इसरो अपने स्पेस लॉन्च व्हीकल्स में यूज करता है। एंड DRDO के केस में उन्होंने बहुत ही क्रूशल चीजों में अपना कंट्रीब्यूशन भी दिया है, जैसे कि अग्नि मिसाइल्स। एंड डिफेंस सेक्टर में इनके कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी है जैसे कि इजराइल डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो ये तो हमने समझ लिया कि इनके कस्टमर्स कौन कौन से हैं। अब ये देख लेते हैं कि MTAR को इन क्लाइंट से कितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो आता है इनका क्लीन एनर्जी सेक्टर से आता है, उसके बाद आता है न्यूक्लियर सेक्टर से एंड थर्ड पे आता है स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर से। फाइनेंशियल ईयर 18, फाइनेंशियल ईयर 19 एंड फाइनेंशियल 20 के बीच हम कंपैरिजन कर सकते हैं, जहाँ पे क्लीन एनर्जी सेक्टर में जो इनका रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर हमें ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन न्यूक्लियर सेक्टर में अगर 18 से 20 को देखें तो उसमें थोड़ा बहुत गिरावट हमने देखा है। वहीं स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में भी इनके रेवेन्यू में बहुत अच्छा जंप हमने को देखा इन द लास्ट 3 इयर्स। नाउ इनके 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, जिससे वो अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करते हैं। और ये सारे फैसिलिटीज हैदराबाद और तेलंगाना में है, जिससे ये अपने एडवांस इक्विपमेंट्स एंड प्रेसिशन मशीन्स, असेंबलीज एंड टेस्टिंग करते हैं ताकि ये अपने कस्टमर के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन बन सके। एंड ये अपने कुछ कस्टमर से इतने अच्छे रिलेशन भी बिल्ड कर चुके हैं कि उनको अपने कस्टमर से रिपीटेडली बहुत सारे ऑर्डर्स भी मिलते हैं। एंड वो सिर्फ डोमेस्टिक कस्टमर ही नहीं है, बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी उनके हैं। सो ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब कंपनी के जितने भी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स रेंज है उनके बारे में भी बात कर ही लेते हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस की, ये प्रिसिशनिंग इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसमें ये एक्सपर्टीज भी है, जो कि इनके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इनके पास वो सारी चीजों की एक्सपर्टीज है जो कि बहुत टफ होता है और ये अपने सारे प्रोडक्ट्स की चेकिंग भी करते हैं ताकि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बराबर हो एंड बहुत ही अच्छी हो। क्योंकि ये जिन डिपार्टमेंट को प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं लाइक DRDO या फिर इसरो, वहाँ पे कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती है। जहां इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स भी है, तब एक प्रॉब्लम ये होता है कि इनके बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स है। इवन इनका बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ब्लूम एनर्जी नाम के कंपनी से आता है। तो ब्लूम एनर्जी को अगर कल मार्केट पे कोई अच्छा सप्लाई मिल जाए तो कंपनी के बिजनेस में इसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही, और ये कंपनी इन फ्यूचर MTAR के साथ कनेक्ट भी नहीं होगा। अगर हम ब्लूम एनर्जी का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखें तो 2018 में 49%, 2019 में 61% एंड 2020 में 64% का रेवेन्यू कंपनी ने कमाया है फ्रॉम ब्लूम एनर्जी। जहाँ पे न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से 27.99, 12.29 एंड 10.95 एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से
8.08, 11.15 एंड 8.07% कमाया है 2018, 19 एंड 20 में। एंड कंपनी का क्वालिटी कंट्रोल एंड टेस्टिंग पैरामीटर्स भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। एंड एक भी एरर के वजह से कंपनी को बहुत सारा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जैसे मान लेते कि इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये कोई बहुत ही क्रूशल चीज मैन्युफैक्चर कर रहा है, जिसमें ऑलरेडी काफी पैसा भी खर्च हो चुका है, बट पूरा बनने के बाद ये पता चलता है कि उसमें कोई डिफेक्ट है। तो इन दैट केस या फिर उनको इस मशीनरी को रिपेयरिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करना पड़ेगा, या फिर वो पूरी मशीनरी स्क्रैप भी हो सकता है, जिससे भी MTAR के रेवेन्यू पे बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। ऊपर से ये कंपनी बहुत सारे इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग भी करता है एंड सारे प्रोडक्ट्स इनके मोस्ट गवर्नमेंट से ही आते हैं। सो इन दैट केस कंपनी को बहुत वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना पड़ता है। सो देख लेते हैं कंपनी के वर्किंग कैपिटल को डिटेल्स में। सो अगर इन्वेंटरी डे, रिसीवेबल डे एंड पेबल डे को देखें, सो 2020 में इन्वेंटरी डे है 240.9 डेज, रिसीवेबल है 105.23 डेज एंड पेबल है 127.81 डेज। तो देखा जाए तो इनकी इन्वेंटरी डेज जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि इनके प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग से सेलिंग पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एंड इनके रिसीवेबल डेज भी बहुत ज़्यादा ही हैं, जो हमें ये बताते हैं कि प्रोडक्ट सेल हो जाने के बाद आपको उसका पेमेंट कब मिलता है। एंड फिर आता है पेबल डे, और ये पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। अगर 2018 से 2020 को देखें, इसमें भी हमें इंक्रीज देखने को मिल सकता है। और पेबल डेज हमें ये बताता है कि हमें पेमेंट मिल जाने के बाद कितने टाइम बाद हम अपने रॉ मटेरियल प्रोवाइडर को पेमेंट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। सो इन सारी चीज़ों में हालांकि बहुत ज़्यादा गैप है, तो कंपनी को बहुत बार वर्किंग कैपिटल का भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है एंड इसकी वजह से उनका प्रोडक्शन भी रुक सकता है। एंड अगर कंपनी के पीयर्स की बात की जाए तो कंपनी का कोई भी लिस्टेड पीयर्स अभी शेयर मार्केट पे नहीं है, जिससे ये बिजनेस में इन्वॉल्व हो या जिसके साथ हम इनका कंपेरिजन भी कर सके। अगर हम इसके फाइनेंशियल को देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं टोटल एसेट, टोटल लायबिलिटी एंड रेवेन्यू को। 2020 में टोटल एसेट 346 करोड़ था, टोटल लायबिलिटी 121 करोड़, रेवेन्यू 218 करोड़ एंड पैट 31.31। अगर 2019 से हम कंपेयर करें तो एसेट भी बढ़ा है, लेकिन लायबिलिटीज में भी हम इंक्रीमेंट देख सकते हैं। रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन पैट मार्जिन जो है वो घटा है। अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो 2018 से 2020 में इसमें इंक्रीमेंट तो आया है, लेकिन 2019 से देखें जहाँ पे ये 16.68% था, वो गिर के 13.98% हुआ है इन 2020। नाउ हम इनका एबिटा देखते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड डेप्थ इक्विटी रेशियो। अगर 2018 में देखें सो कंपनी का एबिटा 328.23 था, देन उस बढ़ के 559 करोड़ हुआ 2019 में। 2020 में 623 करोड़। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी है जो हर साल बढ़ा है एंड डेप इक्विटी रेशियो जो है वो कंसिस्टेंटली बढ़ा तो है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। एंड इनका जो एबिटा है वो 2018 से 2020 के बीच 37% का CAGR ग्रोथ हमने देखा है। देखा जाए तो इंडियन प्रिसिशन इंजीनियरिंग में इस कंपनी ने अभी तक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन तो दिया है एंड इन फ्यूचर भी 2025 तक कंपनी को 6 से 7% का CAGR ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। फिर भी हमने कंपनी के काफ़ी सारे लूप होल्स भी देखे एंड देखा जाए अगर इसका इशू प्राइस के अनुसार हम PE देखें वो है 55, तो इसे हम थोड़ा ओवर प्राइस तो ज़रूर कह सकते हैं। एंड कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 350 मिल रहा है, तो आप लिस्टिंग गेन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि ये यूनिक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होने वाला है। जान लेते हैं IPO लाने के पीछे कंपनी का मोटिव क्या है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, फंडिंग, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी कहा कि कंपनी को वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम भी होता है। एंड नंबर 1 इज रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स अवेल बाय आवर कंपनी, यानी कि अपने बोरोवर्स को रीपेमेंट करना कंपनी का नंबर 1 रीजन है IPO लाने के पीछे। नाउ जान लेते हैं कंपनी का IPO के बारे में। IPO का डेट है March 3, 2021। इशू साइज जो टोटल है वो है 596.41 करोड़, जिसमें फ्रेश इशू है 123.52 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल है 472.90 करोड़। IPO का प्राइस है 574 to 575 इक्विटी शेयर्स। NSE ऑन BSE में लिस्टिंग होगा, लिस्टिंग डेट है 16 मार्च 2021। एंड अगर आप IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप IPO पे ज़रूर अप्लाई कीजिए, लेकिन लास्ट डे पे अप्लाई कीजिए ताकि आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम के एग्जैक्ट वैल्यूएशन एंड IPO कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है उसके बारे में भी पता चल सके, ताकि आप एग्जैक्ट डिसीजन ले सके। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।